हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका विनस्मा के स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम कलचुरी वंश को पढ़ने के लिए स्टार्ट कर चुके हैं, तो कुछ कलचुरी वंश के राजाओं के बारे में पढ़ना बाकी था, शेष था। उसी कड़ी को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो राजा हुए वो कौन कौन से राजा हुए, उनकी उपलब्धियां क्या क्या हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पृथ्वीदेव द्वितीय तक पढ़ चुके थे, ठीक है। के 3 बेटे थे, है ना, जिसमें से 2 का नाम आपका था, एक का नाम जगत देव था, दूसरा का नाम आपको जाजलदेव द्वितीय देखने को मिलेगा, ठीक है। जाजलदेव द्वितीय जो था वो कनिष्क था, अर्थात ये छोटा था, अर्थात जो बड़ा था वो हमारा जगत देव था, ठीक है। तो जाजलदेव द्वितीय जो था वो बहुत ही कमजोर शासक हुआ करता था, है ना। और उस समय मतलब जाजलदेव द्वितीय के समय ही इनके जो बड़े भाई थे जगत देव, वह पूर्वी देशों के साथ आक्रमण करने के लिए निकल गए, क्योंकि उनका द्वारा इस क्षेत्र में आक्रमण हुआ करता था। इसी को चुनौती समझकर वे उनके तरफ आक्रमण करने के लिए निकल गए, ठीक है। तो चूंकि अब राज व्यवस्था पृथ्वीदेव द्वितीय के पश्चात आपको जाजलदेव द्वितीय को यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जाजलदेव द्वितीय के समय, जैसे कि आपको पता है कि पहले त्रिपुरी के जो कलचुरी थे, ये दोनों आपस में बहुत ही मित्रता निभाया था, है ना। जैसे कि कमल राज के समय आप देख सकते हैं किस तरह से उसने उड़ीसा अभियान में कलचुरियों की मदद की थी, त्रिपुरी की कलचुरियों की मदद की थी, ठीक है। परंतु जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, त्रिपुरी की कलचुरियों और छत्तीसगढ़ की कलचुरियों दोनों के बीच मतभेद आपको देखने को मिलेगी। इसी के परिणाम स्वरूप त्रिपुरी के जो उस समय जो कलचुरी राजा थे, उनका नाम जयसिंह था। जयसिंह के द्वारा इस क्षेत्र में यहाँ पर आक्रमण किया गया, ठीक है। तो इस क्षेत्र में आक्रमण तो किया गया, परंतु वो परास्त हो गया, ठीक है। चूंकि हमको पता है कि जाजलदेव द्वितीय जो थे वो बहुत ही कमजोर राजा थे, ठीक है। इसीलिए उनका एक रतनपुर के एक छोटी सी शाखा में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम अल्हड़देव था। क्या उसका? अल्हड़देव। तो अल्हड़देव के सहायता से ही और जाजलदेव की सेना दोनों आपस में मिलकर जयसिंह अर्थात त्रिपुरी कलचुरियों के जो राजा था उसको परास्त कर दिया से, और जयसिंह इस क्षेत्र से भागकर अपने यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जाजलदेव द्वितीय के बारे में। देखा जाए तो अल्हड़देव जो थे इस युद्ध में जाजलदेव द्वितीय के सहायता करते करते वे वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। अल्हड़देव के 3 पत्नियां हुआ करती थी। तो अल्हड़देव जैसे ही वीरगति को प्राप्त हुए तो उनके तीनों पत्नियों ने वहां पर उनके साथ वो आत्मदाह कर लिया। अर्थात हम बोल सकते हैं कि इस काल में अर्थात कलचुरी काल में आत्मदाह से तात्पर्य है कि सती प्रथा मौजूद थी। जैसे ही पति का मृत्यु होने के पश्चात उनकी पत्नियां आत्मदाह कर लेती थी, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस कलचुरी काल में सती प्रथा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे हम लोग सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कलचुरियों के, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मैं इस बात को वहां फिर से डील करूंगा, ठीक है। तो इस बात को आप गांठ बांध कर रखिए, ओके। अब देखते हैं कि जैसे जगतदेव जो थे वो तो हमारे पूर्वी देशों के साथ युद्ध में रत थे, ठीक है। तो जाजलदेव द्वितीय जो थे वो बहुत ही कमजोर शासक थे और उनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात अब शासन व्यवस्था किसके हाथों में आ गया? तो आपके जगतदेव के हाथों में शासन व्यवस्था यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब जगतदेव का जो शासन व्यवस्था था बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं था, बहुत ही आपका 10-12 साल के लिए ही था, मतलब अल्पकालिक शासक रहे, ठीक है। तो अल्पकालिक शासक रहे तो जगतदेव के एक पुत्र हुए जिसका नाम आपको देखने को मिलेगा रत्नदेव तृतीय। अर्थात जगतदेव के पश्चात रत्नदेव तृतीय ने ही रतनपुर की शासन व्यवस्था यहाँ पर संभाला गया, ठीक है। यदि देखा जाए तो रत्नदेव तृतीय की 2 पत्नियां थी जिसका नाम आपका रल्हा और पद्मा देखने को मिलेगा। अर्थात इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कलचुरी काल में बहुपत्नी अर्थात बहुविवाह प्रचलित था, ठीक है। तो हम इस पॉइंट को भी सामाजिक व्यवस्था में यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पर डील करेंगे, तो आप यहाँ पर इसको नोटिस अवश्य कीजिएगा, ठीक है। अब रत्नदेव तृतीय जो था वो बहुत ही कमजोर था, ठीक है। मतलब इस काल के आते आते जो भी कालांतर में जो राजा होते गए वो बहुत ही कमजोर होते गए, पूर्ण क्षीण शासक होते गए,
ठीक है, उसमें उतना शक्तिशाली देखने को नहीं मिल पाएगी। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो आपका कल्याण साय का समय बहुत ही आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मजबूत था, परंतु हम लोग सामरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सभी शासक क्या होते थे, क्षीण होते गए। ठीक है, तो इसी कड़ी में रत्नदेव तृतीय जो था वो भी क्षीण होते गए। ठीक है, तो उन्होंने अपनी शासन काल को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक मंत्री का नियुक्त किया गया, जिसका नाम था आपका गंगाधर राव। ठीक है, गंगाधर राव को यहाँ पर नियुक्त किया गया। ठीक है, और गंगाधर राव के नेतृत्व में ही जितना भी शासन व्यवस्था सब संचालित हुआ और राजकाज जो था वो सुचारू रूप से यहाँ पर चलने लगा। ठीक है, और गंगा राव वही हैं जिन्होंने खरोद में स्थित लक्ष्मेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स में पूछा जाता है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान दें। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि आपको तो ज्ञात ही होगा कि जो कलचुरी जो राजा हुआ करते थे उनको स्थापत्य कला में बहुत ही रुचि था, बहुत ही प्रेमी थे वो लोग। तो इसी कड़ी में रत्नदेव तृतीय ने भी रतनपुर में एक वीरा नामक मंदिर का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? तो एक वीरा नामक मंदिर का निर्माण किया। ध्यान दीजिए, तो आपका ये राम टेकरी जो है उसके आसपास ही इस मंदिर है। ठीक है, तो ये था हमारा रत्नदेव तृतीय के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। अब इसके बाद जो शासन जो काल हुआ वो उसको हम लोग अंधकार युग के नाम से जानते हैं। अर्थात रत्नदेव तृतीय के पश्चात किसी भी प्रकार का ताम्रपत्र, शिलालेख या फिर किसी अन्य तथ्यों के बारे में अन्य हमको प्रमाण की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, इसलिए इस काल को हम लोग अंधकार युग के नाम से जानते हैं। किसके काल के पश्चात? तो आपका रत्नदेव तृतीय के शासन काल के पश्चात काल को ही हम लोग अंधकार युग कहते हैं। ठीक है, हालांकि यह बोला जाता है जो कलचुरी जो थे इन दोनों के मध्य एक मतभेद की कंडीशन आ गया। क्या आ गया? मतभेद की कंडीशन आ गया। और मतभेद की कंडीशन आने के पश्चात कलचुरी जो वंश था ये दो भागों में बढ़ गए। एक आपका रतनपुर का शाखा, दूसरा आपका रायपुर का शाखा, जिसे हम लोग लहुरी शाखा के नाम से भी जानते हैं, जिसका अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अब इसके पश्चात जो भी हमको प्रमाण मिलता है वो हमको प्रताप मल्ल के बारे में मिलता है। ठीक है, यदि प्रताप मल्ल के ताम्रलेख की बात करें तो ये हमको बिलाईगढ़, पिंजराबंद, कोनारी नामक जगह से हमको प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने तांबे का एक चक्राकार और षट भुजाकार सिक्कों का निर्माण किया है, जिसमें आपको शेर के साथ साथ कटार की आकृति देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसकी जो ताम्रपत्र मिला है इससे यह भी जानकारी मिलती है कि इनके दो सामंत हुआ करते थे, जिसका नाम आपका जसराज था और यशोराज था। ठीक है, तो ये हुई बात हमारी प्रताप मल्ल के बारे में। ओके, इसके पश्चात जो राजा हुए उसे हम लोग बहारेंद्र के नाम से जानते हैं या फिर हम लोग बहार शाह भी कहते हैं। ठीक है, इसके काल में एक महत्वपूर्ण घटना होती है। वो महत्वपूर्ण घटना यह होती है कि जिस दीर्घकालीन अवसर पर कलचुरियों की राजधानी रतनपुर हुआ करती थी वो रतनपुर की राजधानी इनके द्वारा चेंज कर लिया जाता है और रतनपुर से कुसंगा नामक स्थान में परिवर्तन किया जाता है। कुसंगा वही है जो कि वही वर्तमान में जो कुरबा में स्थित कुसगाई छोरी जो है वही आपका कुसंगा है। बहारेंद्र के शासनकाल में पठानों के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया जाता है। ठीक है, तो बहारेंद्र या फिर बहार शाह ने अपना वीरता दिखाया और वीरता दिखाते दिखाते पठानों को सोन नदी तक खड़ेर डाला। इस तरह से उन्होंने इसको पराजित किया। ओके, तो ये जानकारी है दोस्त हमारा बहार शाह के बारे में। ठीक है, इसके कालांतर में होता है आपका कल्याण शाह, जिसको मैंने बताया कि कल्याण शाह के समय आपकी आर्थिक जो स्थिति थी बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। ठीक है, इसके काल में क्या हुआ था, कल्याण शाह और एक मंडला के राजा थे, इन दोनों के मध्य बहुत ही विवाद हुआ था। ठीक है, इतना विवाद इतना बढ़ गया था कि इसकी सूचना दिल्ली तक पहुंच गई थी। ठीक है, तो दिल्ली तक जैसे ही पहुंची तो दिल्ली के उस समय जो राजा हुआ करते थे उस समय आपका कौन सा वंश चला था, तो आपका मुगल वंश वहां पर संचालित था। ठीक है, तो मुगल वंश का जो उस समय राजा थे आपका अकबर थे। ठीक है, अकबर बीरबल वाला अकबर। ठीक है, तो अकबर ने उसको बुलाया, किसको बुलाया, कल्याण शाह को बुलाया। ठीक है, तो कल्याण शाह ने अकबर के दरबार में 8 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक? 8 वर्षों तक यहाँ पर निवास किया। ठीक है,
अब जैसे ही ये लौटे, वहां से वापस लौटे, तो उनको बहुत ही जैसा वो गए थे वैसा ही उनको लौटाया। ऐसा नहीं कि उन्होंने उसकी जो क्षेत्र था उसको हड़प लिया, या फिर राजा की उपाधि उसको समाप्त कर दिया गया, या फिर उससे सोना चांदी या फिर किसी भी जुर्माना के तौर पर उन्होंने लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि उसको असम्मान पूर्वक अपने क्षेत्र में भेजा। ठीक है। अब बोला तो ये भी जाता है कि उनको बहुत मात्रा में सनक की प्राप्ति, सनक मतलब होता है खजाना की प्राप्ति हुई। ठीक है। इसके काल में क्या होता है, एक 1868, ठीक है, 1868 में एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिसका नाम था ब्रिटिश चिस्म। ठीक है, क्या था? ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम था चिस्म। चिस्म ने अपने राजपत्रों में यह प्रकाशित किया है कि कल्याण सेना ही जमाबंदी की शुरुआत की। किसका? जमाबंदी की। ठीक है। अब आप आसान भाषा में ये समझिए, जमाबंदी का तात्पर्य यही होता है कि राजस्व का आय व्यय का लेखा जोखा। ठीक है, कि किसने किसको आय, किससे कि हमको कितना आय प्राप्त हुआ, और जिस आय से हमको उसका खर्चा कितना हुआ, मतलब आय व्यय का लेखा जोखा ही हमारा जमाबंदी के तहत ऐसा बोला जाता है। ठीक है। तो इसका जिक्र किसने किया है? तो आपका ब्रिटिश अधिकारी चिस्म ने 1868 में किया है, और उन्होंने यही बोला है कि इस समय, ठीक है, कल्याण साय के समय वहां पर वार्षिक जो आय थी इसके शासनकाल में लगभग 6.5 लाख वार्षिक आय हुआ करती थी। ठीक है। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए इस राशि को, तो ये अरबों खरबों में है। ठीक है, मतलब उस समय के हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ी राशि थी। ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके शासन काल में आपको आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत देखने को मिलेगी, और आपको पता होगा कि किसी भी राज्य, किसी भी देश का या किसी भी गांव का इकोनॉमिक यदि स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो उसका विकास अवश्य रूप से होगा। ठीक है। वहां की जनता खुशी होगी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है। तो जनता बहुत ही सुखी समृद्ध रूप से जीवन यापन करेंगे। तो इनके काल में भी वही चीज हुआ। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ मतों में आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। ठीक है। आपको बस्तार की जो देवार जनजाति हैं वो एक लोकगीत गाते हैं। ठीक है, वे एक लोकगीत गाते हैं, और उस लोकगीत में यह कहते हैं जो कल्याण साय जो थे वे अकबर के नहीं बल्कि जहांगीर के दरबार में गए थे। ठीक है। तो ये आपको मतभेद देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर के समकालीन एक लिखी गई रचना है, उसमें भी यह बोला गया है जो कल्याण शाह जो थे वे भी जहांगीर के शासनकाल में गए थे। ठीक है। परंतु हमारे इतिहासकार, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार जिसे हम लोग बाबू रेवाराम कहते हैं, उन्होंने अपनी पांडुलिपि में कहा है कि कल्याण शाह जो हैं वो अकबर के समय में ही वहां पर गए थे। ठीक है। तो आपको ये जानकारी यहाँ पर मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मतभेद है, इसको आपको जानना चाहिए। ठीक है। तो इसके बाद जो शासनकर्ता हुए वो हमारे तखत सिंह थे। कौन थे? तखत सिंह। तखत सिंह के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने तखतपुर नगर की स्थापना किया था। ठीक है। और ये भी कहा जाता है तखत सिंह के कोई निसंतान थे, इनका कोई संतान नहीं था। ठीक है। तो ये निसंतान होने के कारण क्या हुआ था, एक बहुत ही रोचक घटना हुई थी। ठीक है। बोला यह जाता है ना, कि जो दीवान था, दीवान के नियोग से ही, ठीक है, आपके तखत सिंह की जो पत्नी थी उनके द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ठीक है। तो पुत्र रत्न जैसे ही प्राप्ति हुई तो उसका नाम आपका विश्वनाथ सिंह रखा गया। क्या नाम रखा गया? विश्वनाथ सिंह रखा गया। विश्वनाथ सिंह। अब जैसे ही राजा को पता चला कि पुत्र रत्न की जो प्राप्ति हुई है, जो दीवान थे उसके नियोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। ठीक है। तो इससे क्या हो गए, राजा बहुत ही क्रोधित हो चुके। जैसे वो क्रोधित हुए तो दीवान का जो घर था, उनका जो परिवार था, सभी को तोपों से उड़ा दिया गया। ठीक है। इसके साथ साथ अब यह बात विश्वनाथ सिंह को भी पता चला। ठीक है। तो इनको भी बहुत बुरा लगा। ठीक है। और जैसे ही उनको बुरा लगा तो आत्मग्लानि के परिणाम स्वरूप ही यह आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही एक रोचक घटना इनके शासनकाल में होती है। ठीक है। ओके। अब देखते हैं इसके पश्चात राज सिंह। ठीक है।
राज सिंह के बारे में देखा जाए तो इन्होंने राजपुर नामक एक नगर का स्थापना किया था। ठीक है, राजपुर कहाँ पर है तो आपका रतनपुर में एक गांव है। ठीक है, उसी को बसाया था हमारा राज सिंह के द्वारा। ठीक है, अब देखा है तो इसके जो दरबारी जो कवि थे उसको हम लोग गोपाल मिश्र कहते हैं। क्या करते हैं? गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र ने ही सन 1746 में, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक खूब तमाशा नामक एक काव्य की रचना किया था, जिसमें औरंगजेब की बहुत ही खूब आलोचना यहाँ पर किया गया था। किसके द्वारा? तो आपका गोपाल मिश्र के द्वारा। ठीक है, और आपको ये बता दूं कि गोपाल मिश्र जो थे, है ना, इन्होंने अपने जो काव्य है खूब तमाशा है, ठीक है, उन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का भी प्रयोग इस काव्य में किया गया है। राज सिंह के समय भी एक महत्वपूर्ण घटना होती है। राज सिंह ने जब अपने मृत्यु होने के पहले ही उन्होंने सोच लिया था कि मेरा जो उत्तराधिकारी जो बनेगा उसको हम लोग मोहन सिंह को देंगे। ठीक है, अब जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, है ना, जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के समय जो मोहन सिंह था वो वहां पर मौजूद नहीं था। मोहन सिंह कहाँ गया था? तो वो शिकार करने के लिए गया था। ठीक है, अब जैसे ही शिकार करने के लिए चला गया, अब सोचना पड़ गया कि अब उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। ठीक है, तो इसी समय सिंह के चाचा थे जिसका नाम था सरदार सिंह। ठीक है, अब सरदार सिंह इसके पास यहाँ पर राजा बनते हैं। क्यों बने ये? क्योंकि मोहन सिंह यहाँ पर मौजूद नहीं था। ठीक है, अब जैसे ही मोहन सिंह वहां पर आते हैं और देखते हैं कि राजा की उपाधि हमको मिलना चाहिए, राजा हमको बनना चाहिए, परंतु राजा कौन बन गया? वो आपका सरदार सिंह बन गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अब मोहन सिंह को बहुत ही गुस्सा आता है। अब जैसे ही गुस्सा आता है तो बोलता है कि मैं आपने जो किया है उसका बदला मैं अवश्य लूंगा, आपको मैं देख लूंगा। कौन बोलता है ऐसा? तो आपका राज सिंह बोलता है, सरदार सिंह। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा मतभेद की कंडीशन यहाँ पर आ जाती है। ओके, अब क्या होता है, सरदार सिंह जो शासन काल है अल्पकालीन है, दीर्घकालीन नहीं है। ठीक है, चूंकि सरदार सिंह भी क्या थे, एक निसंतान थे, इनकी कोई पुत्र नहीं था। पुत्र नहीं होने के कारण अब शासन में से किसके हाथों चला गया? तो अब शासन में वैसे इनके भाई जिसका नाम था रघुनाथ सिंह। ठीक है, अब शासन वैसे रघुनाथ सिंह के हाथों में चला गया। ठीक है, अब पूरे कलचुरियों का जो शासन व्यवस्था किसके हाथों में आ गया? तो इनके भाई के हाथों में आ गया। ठीक है, अब इसके समय एक महत्वपूर्ण घटना होती है जो कि पूरे कलचुरी वंश का एक विनाशक के रूप में काम करता है। ठीक है, होता क्या है कि इस समय क्या होता है कि जो मराठा जो होते हैं ये उड़ीसा अभियान की ओर उड़ीसा जाना चाहते थे। ठीक है, जो मराठा जो होते थे, जो महाराष्ट्र में थे, वे कुछ कर को वसूली करने के लिए उड़ीसा जाना चाहते थे। ठीक है, अब जैसे ही उड़ीसा जाना चाहते थे तो बीच में कौन सा मार्ग किसको गुजरना पड़ता? तो आपका जाहिर सी बात दक्षिण कोसर को गुजरना पड़ता। ठीक है, आपका महाराष्ट्र देखा जाए तो ये मान सीजी है ये। ठीक है, तो महाराष्ट्र आपका इधर है, आपका उड़ीसा यहाँ पर है। तो जैसे ही यहाँ पर जो मराठा जो होंगे, इसको यहाँ पर पहुंचने के लिए जाहिर सी बात इसको गुजरना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो इसको गुजरने के लिए क्या करना पड़ा? अब देखिए यहाँ पर रघुनाथ सिंह को। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि इसके समय ही जयाचंद्र द्वितीय के समय ही जो भी राजा होते गए वो बाद में क्या होते गए? बहुत ही कमजोर होते गए। अब उनका राजपाट के ज्यादा ध्यान नहीं था, बहुत लड़ने के लिए बहुत ही क्या थे, निर्धार हो चुके थे। ठीक है, इसी कड़ी में जो आपका मराठा जो था जिसका नाम का भास्कर पंत था। क्या नाम था? भास्कर पंत। भास्कर जो पंत था वो उड़ीसा जाना चाहता था, परंतु मार्ग में आपको दक्षिण कोसर को क्रॉस करना पड़ा था। जैसे ही दक्षिण कोसर को क्रॉस किया तो वहां पर जो शासक था रघुनाथ सिंह उसको कमजोर पाया। तो जैसे ही कमजोर पाया तो रघुनाथ सिंह पर अटैक कर दिया। कौन? आपका भास्कर पंत। कब किया गया? तो ये आपका 1741 में यहाँ पर किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिए डेट को, 1741 यहाँ पर अटैक किया गया। अब जैसे यहाँ पर अटैक किया गया तो पहले से क्या थे, रघुनाथ सिंह अपने पुत्र जो था रघुनाथ सिंह का, ये अल्पायु में मतलब छोटी सी उम्र में ये ऋतु को प्राप्त हो चुके थे। तो ये अपने पुत्र के मोह में बहुत ही दुखी थे। ठीक है,
इसलिए जैसे ही भास्कर पर यहाँ पर आक्रमण करना चाहा तो इसकी जो पत्नियां थी वे छत गए, अर्थात जो महल का जो छत होता है वहां पर गए। जैसे ही महल का छत गए तो वहां पर उन्होंने सफेद झंडा को दिखाया। ठीक है, और सफेद झंडे से तात्पर्य क्या है? तो सफेद झंडा से तात्पर्य कि शांति। किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक होता है। तो जैसे ही सफेद झंडा को दिखाया तो भास्कर समझ गया कि ये शांति करना चाहते हैं, मतलब ये बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। ठीक है, तो इसी बात का फायदा उठाते हुए आपका जो भास्कर था उन्होंने अटैक किया, और अटैक करने के पश्चात रघुनाथ सिंह को उसके शासन व्यवस्था को वहां पर हड़प लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको क्रांतिकारी देखने को मिलेगी, अर्थात जो कलचुरियों का जो क्या था शासन व्यवस्था था वो समाप्त हो गया था। क्यों? क्योंकि भास्कर पंत ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तब यहाँ पर रघुनाथ सिंह ने उसके अधीनता को स्वीकारा, उन्होंने यहाँ पर और हमला नहीं किया क्योंकि वो खूब कमजोर थे। ठीक है, कहा तो ये भी जाता है यदि उस समय इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी जमींदार थे यदि वो वहां पर हेल्प करते, उसकी मदद करते, ठीक है, तब भी कंडीशन में जो भास्कर पंत था उसका मुकाबला आसानी से कर सकते थे। अर्थात बोलना मैं यह चाहता हूं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का मराठों का जो शासन व्यवस्था जो यहाँ पर कब्जा होने वाला था वह रुक जाता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जमींदारों ने उसको सहायता नहीं किया, जमींदारों की सहायता नहीं मिल पाया, अब राजा को कमजोर समझा तो वहां पर उन्होंने आसानी से विजय प्राप्त कर लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर भास्कर पंत ने उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया, बस इन्होंने ये बोला आप तो हार मान चुके, आप क्या करोगे, अब आप हमारे नाम से शासन व्यवस्था करोगे, अब कलचुरियों का खत्म, मामला खत्म। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने कहा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि रघुनाथ सिंह था, ठीक है, ये कलचुरी वंश का सबसे अंतिम शासक था। क्या था? कलचुरियों का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो आपका रघुनाथ सिंह। ठीक है, अब इसके पश्चात जो रघुनाथ सिंह के पश्चात जो मोहन सिंह था, जिन्होंने सरदार से को धमकी दिया था, इसके पश्चात ये बनते हैं। तो ये मोहन सिंह क्या हैं? तो ये मराठों के अधीन पहले कलचुरी शासक हैं। क्या हैं? मराठों के अधीन पहले कलचुरी शासक हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्त हमारा जो कलचुरी जो शासन था वो समाप्त हो गया। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो पहले कौन थे, पहले हमारा कलचुरी था। ठीक है, उसके पश्चात कौन आया? मराठा आया, उसके पश्चात आपका अंग्रेज आया। ठीक है, इसको बहुत जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपका जो ऐसे जो एग्जाम होता है उसमें आपका काल अनुक्रम में जमाने के लिए बोलता है कि शासन किसने किसने पहला किया। ठीक है, कलचुरी, मराठा, देन अंग्रेज। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मराठों का शासन व्यवस्था यहाँ पर चालू हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा रतनपुर के कलचुरी राजा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग रायपुर का जो शाखा था, जैसे हम लोग लाहौरी शाखा के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत जो भी राजा हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रताप मल्ल के पहले ही यहाँ पर अंधकार युग था, और अंधकार युग में माना जाता है कि यहाँ पर कलचुरियों में तो विभाजन हो गया। ठीक है, तो एक हमारा रतनपुर हो गया, दूसरा हमारा रायपुर हो गया। तो हमने रतनपुर के बारे में पूरा अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में रायपुर अर्थात लाहौरी शाखा कलचुरी राजा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।